छात्रा, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट आपको 8वां डालने वाले हैं, जिसमें हम आपको महिलाओं के द्वारा जो क्रांतियां हुई उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आतंक राज के बारे में आपको अध्ययन करवाए थे। फिर आने वाले वीडियो में हम दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार आप वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि हमको चित्र के माध्यम से दिख रहा है कि महिलाओं के द्वारा जो भी क्रांतियां हुई, तो चित्र में हमें नज़र आ रही हैं, सारी महिलाएं नज़र आ रही हैं और महिलाओं के द्वारा किया गया संघर्ष ये चित्र 5 अक्टूबर 1789 को घटनाओं में कई चित्रों में दिखाया गया है। 5 अक्टूबर 1789 का है। महिलाएं पेरिस के वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी, उस समय का चित्र है। देखिए कि महिला शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अपनी अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्तर की अधिकांश महिलाएं, अपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्तर आपको बताए थे, तो तीसरे स्तर की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई और कढ़ाई, कपड़े की धुनाई आदि का कार्य करती थी। बाजारों में फल, फूल, सब्जियां बेचती थी और संपन्न घरों में घरेलू काम भी करती थी। और कुछ अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां तथा तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी। उसके बाद उनकी शादी हो जाया करती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे कि खाना बनाना, पानी लाना और लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम हुआ करती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। मतलब अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयं के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं ने 60 क्लब अस्तित्व में आए, जिनमें से देखिए सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन सबसे मशहूर क्लब था, जिसकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिकता का दर्जा दिया गया। जब 1791 का संविधान हुआ था, उसमें सक्रिय और निष्क्रिय 2 प्रकार की नागरिकता दी गई थी, तो महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकता का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनैतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि अभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जो नई सरकार बनी थी उसके द्वारा उनके हित का प्रतिनिधि हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया गया। अब कुछ परिवर्तन आया और स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया गया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं करते थे। शादी की स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीयन किया गया तथा तलाक को कानून के रूप में दिया गया और मर्द और औरत दोनों को ही उनकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मतलब दोनों में समानता, महिला और पुरुष में समानता प्रदान की गई। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे कामकाज चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष, मतलब वोट डालने का अधिकार। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन
के जरिए जारी रहा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र भर में मताधिकार का आंदोलन जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक और सरगर्मिता को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया, तो काफ़ी वर्षों के बाद में उन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ, तो 1946 में। उसके बाद में देखिए क्रांतिकारी महिला ओलंप दे कुज का जीवन 1748 से 1793 तक का इनका जीवन देखिए कि किस प्रकार से व्यतीत हुआ। ओलंप दे कुज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनैतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष और नागरिकता अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं के मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। मतलब जो ये घोषणा पत्र था उसमें महिलाओं को बिल्कुल मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था, इसलिए उसका उन्होंने विरोध किया। इसलिए 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया उन्होंने, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि की गई कार्रवाई की जाए, और भेजा कि ये जो घोषणा पत्र है इस पर कार्रवाई की जाए। 97 में ओलंप दे कुज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी, जो कि महिला क्लब कब बंद हुए थे, तो महिला क्लब 1793 में बंद कर दिए गए थे। किसके द्वारा बंद किए गए थे, तो जैकोबिन सरकार के द्वारा। इन पर नेशनल कॉन्वेंस द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें तुरंत फांसी भी दे दी। तो देखिए ओलंप दे कुज का घोषणा पत्र, जो क्रांतिकारी महिला थी उन्होंने क्या घोषणा पत्र बनाया था, औरत जन्मजात स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, उसको भी पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करता है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रति प्रतिरोध का विरोध, और समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों और महिलाओं के संग सिवाय कुछ नहीं दिखाता। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए। सभी महिलाओं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से विधि निर्माण में दखल देना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिलाएं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना भेदभाव के हर काम के सम्मान और सार्वजनिक पद के हकदार हैं। तो और सब कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुष की तरह महिलाएं भी एक कठोर कानून का पालन करें। तो इस प्रकार से ये घोषणा पत्र था, ओलंप द कुज का घोषणा पत्र महिलाओं के लिए था। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी ओलंप द कुज को। तो क्रियाकलाप में है कि ओलंप द कुज द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र को और पुरुष और महिला का घोषणा पत्र दोनों की तुलना कीजिए। तो आपके पास में ये वाला भी घोषणा पत्र है, और जो पुरुषों के लिए बनाया है घोषणा पत्र स्रोत का में दिया हुआ है, दोनों की अपने को तुलना करना है। स्रोत बोलता है सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने इन अधिकारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय को उचित ठहराया। महिला क्लब को बंद करने का निर्णय उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, सुनो, पुरुष बनो शिकार, कृषि, राजनीतिज्ञ, कृतज्ञ, यह तुम्हारा साम्राज्य है। और प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बने, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही तुम्हारे कार्य हैं। और अपने पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? जैकोबिन के द्वारा
जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत के द्वारा हम देखते हैं दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार से हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था और कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक और गार्डेलोप और सैन डोमियो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी आदि जैसी वस्तुओं में महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे फ्रांसीसी सौदागर कौन कौन थे? तो फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट से जहाज ले जाते थे। वहां से स्थानीय सरदारों से दास खरीद करके लाते थे। दासों को दाग करके हथकड़ियाँ डालकर अंटार्कटिक महासागर के पार कैलिफोर्निया देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्ते और नाते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। जो बोर्ते और नान्ते ये दास लोगों के कारण ही एक समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा हुई और नेशनल असेंबली में एक लंबी बहस हुई और व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं हुआ। अंततः 1794 में कॉन्वेंस ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। जो नेपोलियन सम्राट बना उसने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। तो दास प्रथा का फ्रांसीसी उपनिवेशकों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। तो निग्रो कौन थे? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो और दास मुक्ति क्या है देख लीजिए। दास मुक्ति चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्षक में तिरंगे बैरन का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों से मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। तो ये जो चित्र है इसमें ऐसा नज़र आ रहा है। इस प्रकार से हमने दास प्रथा के बारे में पढ़े। अब हम लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम आपको नेपोलियो के बारे में और नेपोलियो की सफलता, इन सब के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।